नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और मैं हूं आपके साथ रमन सैनी। हमारे इस खास शो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज पूरे देश के अंदर सिर्फ एक बात की चर्चा हो रही है और वो चर्चा हो रही है बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत और रिया चक्रवर्ती के साथ साथ सुशांत मर्डर केस की। लेकिन जो सबसे बड़ा खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा है, भारत और चाइना के बीच में जो फेस ऑफ हुआ है, चाहे वो अगस्त महीने की बात करें जो 29 और 30 अगस्त को हुआ है, या इससे पहले 15 और 16 और 17 की जून को जो फेस ऑफ हुआ था गलवान वैली में, उसके बाद तनातनी दोनों देशों के बीच में लगातार बनी हुई है। लेकिन पूरे देश का जो मीडिया है वो इस समय इस गंभीर विषय पर चर्चा करने की बजाय सिर्फ और सिर्फ कंगना रनावत का शिवसेना के साथ क्या टकराव चल रहा है उस पर बातचीत की जा रही है, या फिर रिया चक्रवर्ती को जो ड्रग्स मामले में एनसीबी ने अरेस्ट किया है उस पर चर्चा हो रही है। कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो इस गंभीर मुद्दे को इस समय देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन वक्त इंडिया क्योंकि एक जिम्मेवार चैनल है और जम्मू कश्मीर की खबरों को दिखाना हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है, और आज इस समय जिस तरह से चाइना के साथ जो एक फेस ऑफ और तनातनी का माहौल बना हुआ है, वो खतरे की तलवार हमारे सिर पर लगातार मंडरा रही है। हमारे देश की चाहे सेना हो, चाहे आईटीबीपी के जवान हो, चाहे वायुसेना हो, हर एक अपनी तरफ से लगातार इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि चाइना को जिस पोजीशन पर जो अप्रैल 2020 का जो पोजीशन थी उस पर वापस लेकर जाया जाए। लेकिन फिलहाल जो चाइना है वो भी अड़ियल रवैया जो है वो उसने अपना कर रखा हुआ है। कई मीटिंग्स जो हैं कमांडर लेवल की इस समय ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में जो हैं हो चुकी हैं, लेकिन वो बेनतीजा रही हैं। और आज इस अहम मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जमवाल साहब, आपका वक्त इंडिया में सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है सर। थैंक यू। वक्त इंडिया के सारे जितने देखने वाले हैं उनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं। जमवाल साहब, मैं आपसे जस्ट ये जानना चाहता हूं कि अभी जिस तरह से स्टैंड ऑफ का एक सिचुएशन बनी हुई है, ईस्टर्न लद्दाख का इलाका हो, चाहे वो साउथ ऑफ पेंगोंग लेक का इलाका हो, या फिर फिंगर 4 के पास जो एक तनातनी बनी हुई है, जिस तरह से चाइना लगातार जो है एक अड़ियल रवैया उसने अपना बनाकर रखा हुआ है। लेकिन इस बीच हम अगर देखें तो देश का मीडिया जो है या देश का जो बच्चा है, इस समय सिर्फ एक बात पर चर्चा चल रही है। वो चर्चा है रिया चक्रवर्ती को जेल होगी या बेल होगी। वो चर्चा है कि शिवसेना के साथ कैसे अपना एक रूप लेकर जो है, कहेंगे लक्ष्मीबाई का रूप लेकर कंगना रनावत जो है वो सामने खड़ी आ गई है। कितना आप इसे किस तरह से आप देखते हैं कि कितना देश के लिए गंभीर अवस्था इस समय बनी हुई है, जैसे में ऐसे हालात में इस तरह की चर्चा देश के अंदर हो रही है? देखिए, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहूंगा कि जो बाकी चैनल हैं इस वक्त वो रिया चक्रवर्ती और कंगना रनावत और उसका है। हाँ, इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो इस वक्त हमारे देश में स्थिति है लद्दाख में, ये एक मतलब गंभीर विषय है और इनकी प्रायोरिटी बाकी जो विषय चल रहे हैं उनसे कहीं ज्यादा है। तो इसलिए हमारे जो जितने भी चैनल हैं उनको इसके बारे में भी उतना ही ध्यान देना चाहिए, इनफैक्ट मोर ध्यान देना चाहिए कि और जनता को बताना चाहिए कि वहां क्या हो रहा है, आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। जी ब्रिगेडियर साहब, मैं अगर हालात के बारे में आपसे चर्चा करूं कि इस समय ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका है, क्योंकि जिस तरह से खबरें आई कि 17 तारीख जो अगस्त 29 और 30 तारीख को माफ़ कीजिएगा, जो एक फेस ऑफ दोबारा से चाइनीज़ पीएलए के साथ हुआ, और उसके बाद जिस तरह से चाहे ब्लैक टॉप का इलाका हो, चाहे मगर हिल का इलाका हो, चाहे हेलमेट टॉप का इलाका हो, इन जो प्रमुख चोटियों पर भारत का कब्जा कितना महत्वपूर्ण है इस समय इन लोकेशंस पर अपना कब्जा बनाए रखना? देखिए, सामरिक दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण है जी। उस इलाके में अगर आप ये जिसको कैलाश पर्वत लाइन कहते हैं कराकोरम रेंज का हिस्सा है, इसके ठीक पीछे जहां अभी हमने कब्जा कर लिया है, एक चुशूल एयरफील्ड है हमारा, चुशूल का इलाका, वो इसको जनरल एरिया चुशूल कह सकते हैं हमारे।
ये खुला इलाका है जहां से एक स्पेंगर गैप है, काफी मोटा गैप, मतलब दो पहाड़ियों के बीच का दर्रा इतना चौड़ा है कि जिसमें से मैकेनाइज्ड गाड़ियां यानी कि बख्तरबंद गाड़ियां ये सब आ सकती हैं। अगर किसी और यही रास्ता था जहां से मेजर ऑफेंसिव 1962 में चाइना ने शुरू किया था। अगर बात कहीं बढ़ती है कल को और आगे करता है तो इसको कंट्रोल करना सबसे जरूरी था। इस वक्त ये गैप, इसके दोनों शोल्डर, एक तरफ ब्लैक रॉक और दूसरी पहाड़ियां, ये पूरा हमारे इलाके में आ गया है। इससे दो तीन चीजें हुई हैं। एक, हमारा चुशूल एयरफील्ड को पूरी सिक्योरिटी मिल गई। दूसरा, स्पेंगर गैप हमारे कंट्रोल में आ गया, जिसके इस्तेमाल करके कल को हमको एक्साइचिन की तरफ आगे बढ़ना हो, हमें एक रास्ता मिल गया। तीसरा, चाइना का हाईवे G219 जो है, जो साइचिन के बीच में से जाता है, यहां से हम चाहें तो उसको काट सकते हैं। चाइना का तीसरी चीज, चाइना का एक कैंप है मोक्दू कैंप, वो बिल्कुल इसके ठीक सामने है। हम जब मर्जी उसको वहां से उखाड़ सकते हैं। और लास्ट में सबसे अच्छी बात क्या है, यहां से हम फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 सबको डोमिनेट करते हैं। कैसे? हमारे तोपखाने के अफसर इनके साथ यहाँ बैठे हुए हैं। अगर इन पे जब हम चाहें हमारा तोपखाना गिन के बिल्कुल स्टीक वार कर सकता है, तो फिंगर 4 से फिंगर 8 तक का इलाका पूरा मतलब हमारे विजुअल डोमिनेशन में है और हमारे तोपखाने के डोमिनेशन में आ गया। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि पूरे इलाके में जो चाइना ने 2-3 महीने से किया था, एक रात में सब बराबर कर दिया गया और चाइना टोटल डिसएडवांटेज पे आ गया। तो जाहिर की बात है इस वक्त वो बौखलाहट से भरा हुआ है। उन्होंने ये कभी उम्मीद नहीं करी थी कि हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप इस टाइप का कदम उठाएगी। वो हमेशा हमको एग्रेसिव होकर इस तरह का कदम उठाएंगे, इस तरह का उनके पास वो इस चीज का विश्वास नहीं कर रहे थे। बिल्कुल, वो हमारा, जब उन्होंने 1962 से हमारा रवैया देखा है, वो हमारा रवैया हमेशा रिएक्टिव रहा है। रिएक्टिव मतलब वो कुछ करते थे, फिर हम इसका हल्का कुछ जवाब दे देते थे, जिसको वो बोलते हैं कि 3 किलोमीटर आगे, फिर 2 किलोमीटर वापस चले गए, फिर 1 किलोमीटर तो आगे, आस्था करके बढ़ रहे थे। पहली बार हुआ है इतिहास में, मतलब बीच में आप 1967 का छोड़ दे, जब हमने एक जनरल संगत सिंह ने अपना नाथुला के इलाके में मजबूत जवाब दिया था चाइनीज को, हमारा लगातार, और दूसरा के बाद डोकलाम में हुआ था जहां हमने मजबूत जवाब दिया था। पहली 1962 में हम आगे बढ़े हैं, वहां भी हमने जवाब दिया था, यहाँ हम आगे बढ़े हैं। और ये वही इलाका है सारा, इसमें वो धन सिंह परमवीर चक्र है जिनको मिला था, इसी इलाके में मिला था। और यही इलाके से युद्ध की 1962 की शुरुआत हुई थी। तो एक किस्म का वो युद्ध का जो गेट था, वो हमने गेट उनके लिए बंद कर दिया, क्योंकि गेट के ऊपर अब हमारा पहरा हो गया है। जिस रास्ते से सेना आ सकती थी हमारे यहाँ, वो रास्ता हमने बंद कर दिया। पर आपने जिस तरह से कहा कि सामूहिक दृष्टि से एक बहुत एडवांटेज है इस समय भारतीय सेना को, लेकिन हम जिस तरह से पिछले कई सालों से, पिछले 70 सालों से ये सुनते आ रहे थे, जब भी शोर होता था भारत के अंदर, ये शोर होता था कि चाइनीज सेना जो है वो हमारे एरिया के अंदर घुस आती है, हमारे यहाँ पर उसने तंबू लगा लिए हैं, टेंट लगा लिए हैं, हमारा एरिया कैप्चर कर लिया। ये पहला मौका ऐसा है जब चाइनीज जो है इस समय ये चिल्ला रहे हैं कि भारत की सेना जो है वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को पार कर आगे आई है। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अभी हालात बदल चुके हैं, लीडरशिप बदल चुकी है। अभी पहली बार चाइना को जो भाषा वो समझता है उसी भाषा में इस्तेमाल किया गया है। देखो, इसमें 2 चीजें हुई हैं। एक तो हमने जो हमारा परसीव्ड लाइन थी, हम सीधा बोला ये हमारी परसीव्ड लाइन है, हम आके बैठेंगे। उन्होंने भी कोशिश करी, हमारी फोर्सेस उससे पहले जाके बैठ गई। उन्होंने हमको हटाने की कोशिश करी, हमने कहा नहीं हटेंगे। ये हुआ पहली बात। दूसरा, इसमें कौन सी फोर्सेस इस्तेमाल करी गई? इसमें विकास बटालियन, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जिसको एस्टैब्लिशमेंट 22 भी बोलते हैं, उनका इस्तेमाल हुआ। यानी कि हमने खुला संदेश दे दिया, हम तिब्बतन कार्ड को भी खेलने से अभी पीछे नहीं हटेंगे। और इन चोटियों के ऊपर जो लोग बैठे हैं उसमें तिब्बतन मूल के लोग भी हैं, जो मतलब कि
आप समझ सकते हैं कि ये जो एस्टेब्लिशमेंट 22 वगैरह बनी हुई है एक्जैक्टली पूरी तिब्बतन की बनी हुई है। यहां से आगे अगर ये जब भी हिंदुस्तान चाहे इनको गुरिल्ला वार के लिए तिब्बत में इंडक्ट किया जा सकता है। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये भी जानना चाहूँगा, इस समय जो सबसे इम्पॉर्टेंट प्लेसेस हैं, चाहे वो मुखपरी से लेकर और चशूल तक का जो पूरा इलाका पड़ता है, जो इंडियन साइड पे जो इलाका जो पड़ता है, उन इलाकों में जिस तरह से भारतीय सेना ने अब हाइट्स की जितनी भी चोटियां हैं, चाहे वो ब्लैक टॉप की मैंने जैसे बात किया, चाहे हेलमेट टॉप की बात हो, उसके साथ साथ मगर हिल की बात हो, या फिर जो साउथ ऑफ जो पेंगोंग लेक का जो इलाका है, जहां चशूल के ऊपर की जो इलाके जो पड़ते हैं, वहां पर भारतीय सेना का कब्जा होने से अब जिस तरह से चाइनीज़ आर्मी जो है, चाइनीज़ पीएलए जो बौखलाई हुई है, और बौखलाहट में अब वो किसी तरह का कोई कदम उठा सकता है, और उसके लिए भारतीय सेना को कितनी तैयारी रखनी होगी आने वाले समय में? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। एक तो जो हाइट पकड़ना, ये मैंने पहले भी आई थिंक आपके भी इंटरव्यू में कोई उससे 31 से पहले ही मैंने बोला था कि इस वक्त ये हमको करना चाहिए, हाइट्स पकड़नी चाहिए। एक दो टीवी चैनल की मेरे इंटरव्यू देखता हूं, मैं पिछले एक महीने से ये बोल रहा था हमको हाइट पकड़नी चाहिए। क्यों? दो कारण है। एक मतलब कि इन हाइट्स पे हम लड़ाई करने के आदी हैं, चाइनीज नहीं आती हैं। अगर आपके पास एक वीडियो है आप चला सकते हैं, तो आपको भेजा हुआ है, देखिए जरा। इन हाइट पे हम कबड्डी हमारे जवान खेलते हैं। हाँ, बिल्कुल। आज चाइना के लिए इन पे चढ़ना भी मुश्किल है, इन पे चढ़ना भी मुश्किल है। सियाचिन ग्लेशियर में वो वीडियो, सियाचिन ग्लेशियर का वीडियो। बिल्कुल जी। तो मतलब वही हाइट्स हैं, वही ऊंचाई है। चाइना हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर में बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, और ये चाइना को पता है। चाइना ज्यादातर सड़कों के किनारे बख्तरबंद गाड़ियों में चलता है। वो सुंदू की जो फिलॉसफी है कि बहते पानी की तरह सेना को चलना चाहिए, थोड़ा उस पर जरूरत से ज्यादा यकीन मतलब करता है। पर अगर बहता पानी है, बहते पानी को रोका जा सकता है साइडों से पत्थर डाल के, तो वो हमने किया। हाइट पकड़ने से जो वैली डोमिनेट हो जाती है, चाहे चाइना अपनी मर्जी से नहीं कर सकता, इसलिए बौखलाया हुआ है, क्योंकि उसकी सारी बख्तरबंद गाड़ियां, सारा जो उसने साजो सामान जहां इकट्ठा किया था, रातों रात बेकार हो गया। अब उसको बराबर आके हमारे हाइट पकड़ के हमारे साथ इन्फेंट्री की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए ना उसके सैनिक, ना उसका साजो सामान, और ना वो मतलब दिमागी तौर से तैयार है। सेकेंडली इसमें लॉन्ग हॉल है। लॉन्ग हॉल मतलब कि आप आगे बैठे, अभी इस वक्त सितंबर चल रहा है, सर्दियां आने वाली हैं, आप समझ सकते हो कि सितंबर में ये आता है, नवंबर दिसंबर में क्या होगा। दिसंबर में वहां काफी कड़ाके की सर्दी है। वहां रहने के लिए बहुत ज्यादा एक्लेमेटाइज होना पड़ता है। जवानों को उसकी आदत होनी चाहिए। हमारे जवानों को उसकी आदत है। को डर है कि इन्हीं सर्दियों में इनको पीछे ना हटना पड़े सर्दी की वजह से, जैसे वो हर साल हटते हैं, और इस बार हटे तो भाई हो सकता है हम आगे जाके बैठ जाए उन जगहों पे, और हम अगर जाके बैठ गए तो उसका सबसे बड़ा जो G219 है, हाईवे है, वो जो मतलब लहासा से आगे से स्टार्ट होता है और जिंजियां तक जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा हाईवे बोलते हैं, जिससे आगे मतलब CPC भी शुरू होता है। सारा लिंक इतना बड़ा है, बड़ा वनरेबल है, इतने ज्यादा पुल है, दर्रों से गुजरता है, जब चाहे उसको तहस नहस किया जा सकता है। ये सारी चीजें उसका डर है। जी हाँ, उसको हम पूरी तरह से डोमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ से बैठे बैठे हम मतलब थोड़ा सा हमें आगे बढ़ना है, सीधा हम G219 की तरफ आ जाएंगे। इसीलिए उन्होंने देप्सांग वगैरह में भी वो सेक्टर खोला है, बिकॉज यहाँ से हम फिर भी हल्का सा मतलब हिमाचल की तरफ है 219 के दिप्सांग से तो बिल्कुल ठीक सामने 219 उनका हाईवे पड़ता है, उसको हमने इंटरडिक्ट कर दिया। इंटरडिक्ट मतलब उसको बीच में से काट दिया, उसका जिंजियांग प्रोविंस टूट गया, पाकिस्तान के साथ संपर्क टूट गया। तो चाइना के लिए सामरिक तौर पे इसके बहुत ज्यादा खतरे हैं, क्योंकि उन्होंने हाईवे हमारे साइड से बनाया हुआ है। हम कल को बोल सकते हैं कि ये तो हमारा इलाका है, हमने काट दिया, अब को क्या करेंगे? तो दुनिया के हालात हो रहे हैं, शायद वो जवाब देने के पोजीशन में भी नहीं है। तो अपने ही एक बड़े प्रांत से उनका टूट गया, पाकिस्तान से मतलब संपर्क टूट गया। तो
सामरिक दृष्टि से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्यों बौखलाया हुआ है जी, आपकी चाइना। बात बिल्कुल समझ सकता हूँ। जमाल साहब, आपने मौसम की भी बात की, लेकिन मैंने अभी हाल ही में कुछ एक पीएलए स्पोक्स पर्सन का जो बयान मैं पढ़ रहा था, उसमें वो लिख रहे थे कि आने वाले समय में, जो आने वाले महीने होंगी, उसमें जब बर्फबारी होगी और कड़ाके की सर्दी, यानी कि -45 डिग्री तक जो है टेम्परेचर जाएगा, ऐसे में उन्हें लग रहा है कि भारतीय सेना जो है वो पोस्ट खाली कर कर नीचे की तरफ वापस आएंगे, और ऐसे में वो उस चीज़ का फ़ायदा उठाने की सोच रहे हैं। तो क्या, किस गफलत में है चाइनीज पीएलए जो इस तरह की सोच वो रख रहे हैं? देखिए, जिन हाइट्स की बात कर रहे हैं ना, मैं खुद उन हाइट्स पे रहा हूँ। 4555 जब मैं कंपनी कमांडर था एज ए मेजर, आई स्पेंट 2 years ऑन हाइट, मतलब ऑलमोस्ट एट दिस हाइट, मतलब 5818 फुट की ऊंचाई थी। ये हम 5200-5300 फुट की हाइट कर रहे हैं। हमारे जवानों को आदत है, और हम तब से रह रहे हैं उस इलाके में जब भी हमारे पास सियाचिन क्लोथिंग नहीं होते थे। हम नॉर्मल कपड़े पहन के उन हाइट में रहा हूं। मैं 94-95 की बात कर रहा हूं। आज तो टेक्नोलॉजी बड़ी तरक्की कर गई है, अब तो हमारे जवानों को मतलब कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छी क्लोथिंग, अच्छा हाई न्यूट्रिशन फूड, सब कुछ है अवेलेबल। हम उस जमाने से यहाँ के अभ्यस्त हो चुके हैं। चाइना तो अभी अभ्यस्त नहीं है, उनको तो प्लेन में रहने के अभ्यस्त नहीं है, तो ये सब चीजें उनको पता है, उससे इसीलिए डरे हुए हैं। और हमने उनको हाई एल्टीट्यूड में देखा है, अपनी ठंड सर्दी में भी देखा है। हर ठंडी सर्दी में ये बिल्कुल अपनी पोस्टें खाली करके पीछे हट जाते हैं। हाँ जी 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 रहते हैं। तो ये डर, जो इनका अपना डर है, वो उसको प्रोपेगेंडा बना के दूसरे के डर पे डालते हैं। डर उनको ये है कि हम प्लेन से भी हटेंगे, हम हिंदुस्तानी आके वहां भी बैठ जाएंगे। जी सर, इसके साथ साथ मैं ये भी जानना चाहूँगा, जो फिंगर 4 का एरिया जहाँ पड़ता है, जहाँ पर भारत का अपना दावा है कि हमारा हद जो है फिंगर 4 तक हमारी हद है, वहाँ पर जिस तरह से अभी एक फेस ऑफ की सिचुएशन बनी हुई है, और जो जानकारी मिल रही है कि उस इलाके के अंदर जो पूरा LAC का इलाका है, वहाँ पर करीबन 50,000 चाइनीज़ पीएलए के ट्रूप्स को तैनात कर दिया गया है, 200 टैंक्स को तैनात कर दिया गया है। इस तरह की तैयारियाँ जो हैं वो चाइनीज़ इस समय कर रहे हैं कि वहाँ पर जो ज़मीन, जो हाइट्स जो भारतीय सेना ने कब्जा की है, उनको छुड़ाया जा सके और उस पर अपना डोमिनेशन बनाया जा सके। तो भारतीय सेना की तरफ से भी किस तरह की जो है पूरी तैयारी वहाँ पर है ईस्टर्न लद्दाख के इलाके में? देखिए, 2 चीजें। पहले तो हमारा जो क्लेम लाइन है, हम LAC को फिंगर 4 पे क्लेम नहीं करते, हम फिंगर 8 तक हम क्लेम कर रहे हैं। फिंगर 4 से फिंगर 8 तक हमारी पेट्रोलें जाती रही। एक पॉइंट हो गया। दूसरा है, जो चाइना ने गाड़ियां जमा कर रखी हैं, सारी हैं। आप गाड़ियां सिर्फ सड़कों पे चल सकती हैं, और सड़क कहाँ है? झील के किनारे हैं। इस वक्त लड़ाई कहाँ की होगी? हाइट्स की। अभी आप फिंगर 4 ले लीजिए। फिंगर 4 के ऊपर 2 नॉल हैं। नॉल आप समझ लो कि मतलब छोटी पहाड़ी है, जिनसे पहाड़ी के आगे से जो रिज निकलती है उसको फिंगर बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो 2 नॉल हैं, एक पे नॉल पे आके हम, हमारे इंडियन आर्मी बैठ गई है, दूसरे पे चाइनीज बैठ गए हैं। डिस्टेंस दोनों के बीच में 500 गज का भी नहीं है। यानी कि फिंगर 4 के टॉप पे हम आईबॉल टू आईबॉल कांटेक्ट में है। इससे क्या हुआ कि अभी हम फिंगर 4 डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है ना। उस हाइट पे उनको अगर पूरी फिंगर 4 डोमिनेट करनी है, तो हमको फिजिकली हटाना पड़ेगा। फिजिकली हटाने का मतलब हमला करके, गोलाबारी करके फिर हटाना पड़ेगा, जो उनके लिए इस फोर्स लेवल का अभी इस वक्त संभव नहीं है। तो क्योंकि हम ऐसी कंडीशन में आ चुके हैं, हमने देखा हाइट पकड़ ली है, वो मैक्सिमम कुछ जगह हमारे बराबर या थोड़ा सा नीचे आके बैठे हैं। तो यही सब देख के वो घबराए हैं। गाड़ियों का क्या है? गाड़ियां तो नीचे चलेंगी, टैंक ले आओ, APC ले आओ, कुछ भी ले आओ, बुलडोजर ले आओ, वो तो जहां सड़क है वहीं चल पाएंगे, पहाड़ी तो नहीं चढ़ सकते। लड़ाई इस वक्त पहाड़ियों की है, और हमने पहाड़ियां पकड़ ली हैं, इसी बात का उनको डर है। तो वहां से, और ऊपर से फिंगर 4 को हम अभी दो जगह से देख रहे हैं। एक वो जो नॉल है, वहां से हम भी नीचे देख रहे हैं फिंगर 4 के ऊपर, और उधर अपने साउथ साइड से हेलमेट के तरफ से वहां हमारे जो आर्टिलरी के OP होते हैं या फॉरवर्ड ऑब्जर्वेशन ऑफिसर होते हैं, वो भी देख रहे हैं। तो 2 जगह से हमारे डोमिनेट कर रहे हैं, और उनकी एक एक ऑब्जर्वेशन जो मूवमेंट है हमारी नजर में है। वो अभी हमको धोखा देने की मतलब कोशिश भी करे तो कामयाब नहीं होते। यही उनका फिक्र है। और अभी इसीलिए आपने देखा होगा, अब पहले हम बोल रहे थे कि मीटिंग चाहिए, उसकी चाहिए, अब हर मीटिंग वो मांग रहे हैं। हमारे डिफेंस मिनिस्टर से वो मिलना चाहते हैं, हमारे फॉरेन मिनिस्टर से वो मिलना चाहते हैं। हम बिना मिले कुछ है कि जो तुमने करना कर लो, जो हमने करना कर लो। इससे एटीट्यूडल चेंज पता लग रहा है। हर मीटिंग वो मांग रहे हैं।
तो मतलब आप उनका दिमागी हालत खुद समझ सकते हो कि वो डेस्परेट है इस वक्त। ब्रिगेडियर साहब, मैं ये भी समझना चाहूँगा कि जिस तरह से 45 साल के बाद पहली बार ईस्टर्न लद्दाख का जो इलाका LAC का इलाका है वहाँ पर गोलीबारी हुई है, और पहला ऐसा मौका है जहाँ पर दोनों सेनाओं की तरफ से गोलाबारी हुई है। अब इसके आगे आप इस पूरी लड़ाई को, इस पूरे जो एक द्वेष बना हुआ है, इसको कहाँ तक जाता आप देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त इंस्टेबिलिटी है, कहां तक जा सकता है वो मतलब इस वक्त कोई नहीं बता सकता। हाँ, जहां तक फायरिंग हुई है, फायरिंग दोनों तरफ से हवाई हुई है, मतलब ना उन्होंने हमारे पे एम लेके फायर किया और ना हमने उनके ऊपर एम लेके फायर किया, जिसको वार्निंग शॉट बोलते हैं, वार्निंग शॉट है। अभी ये जियोपॉलिटिकल कनेक्शन है कि वो क्या क्या कैलकुलेशन करते हैं। इस वक्त लद्दाख का मुकदमा, उनके जो राष्ट्रपति हैं उन्होंने ली जिनपिंग, उन्होंने खुद भी नहीं सोचा था इस हालत तक पहुंच जाएगा, जिसकी वजह से 3-4 चीजें मोटी चाइना के अंदर इंटरनल हो रही हैं। एक तो उनकी पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है। पीपल लिबरेशन आर्मी के जो वेटरन्स हैं, यानी कि उनके रिटायर्ड ऑफिसर्स, उनके जवान, उनके अंदर बड़ा देश है। देश इसलिए है कि जहां एक तरफ वो गलवान में हमारे 20 कैजुअलिटी हुए, तो पूरे सैनिक और नेशनल सम्मान के साथ उनकी अंतिम क्रिया हुई। उनके तकरीबन जो रिपोर्टें हैं, तो पाकिस्तान की रिपोर्टें भी आने में, डॉन की अखबार पढ़ रहा था कल परसों, उसमें वो बताया कि चाइना के 106 मरे हैं। उनको मतलब बेकार लाशों की तरह दफना दिया गया, उनके घर वाले। तो इससे रोष है चाइना में, उसके डिस्टेंस को लग गया है। हमने एक वो पिक्चर भी देखी थी जिसमें कई लाशें जो हैं एक साथ दफन की हुई सामने आई थी, ट्विटर पर भी काफी वो पिक्चर वायरल हुई थी। मैंने देखा था वो उसमें वो एक्चुअली क्या है, वो 1962 का कब्रिस्तान है। वो ट्विटर पे आया था, बिकॉज उसमें चाइनीज में लिखा था। फिर मैंने आपने किसी चाइनीज ट्रांसलेटर को से वो मैंने ट्रांसलेट कराया था। हाँ, उसमें कुछ लाशें गलवान की भी हैं, पर वो कितनी हैं वो पता करना मुश्किल है। और ओरिजिनल ग्रेवयार्ड जो दिखाया गया था वो 1962 का ग्रेवयार्ड है, जो उनकी कैजुअलिटी थी वो वाला ग्रेवयार्ड है। उसमें लिखा हुआ था 1-2 कब्रों पे 1962 का। तो वो तकरीबन वो गलवान की नहीं है। तो कितने पर हुए हैं उसमें यहाँ पे हमें कुछ आइडिया नहीं है। अब मतलब डॉन की अखबार की बात कर रहा था, 106 दे रहा है, तो इतने ज्यादा हुए हैं। पर इस वक्त चाइना में एक रोष है, नो रोष अलग अलग है। सब बोल रहे हैं कि भट्ठा बिठा दिया, ली जिनपिंग ने भट्ठा बिठा दिया देश का, चाइना के साथ ले लिया, अमेरिका के साथ ले लिया, हर एक को खराब कर दिया। इधर कोरोना है, इकोनॉमी डूब गई, तो मतलब कितनी देर तक, तो इसको कुछ करना था। उसने सोचा कि ये करने के लिए हम लद्दाख में कर लेते हैं, चाइना इंडिया फंसा हुआ कोरोना में, तो थोड़ा हमारा नाम हो जाएगा। पर जब यहाँ भी इसको उल्टी मार पड़ी। खबर यहाँ तक है कि उस दिन ये अटैक, काउंटर अटैक करना चाहते थे, ब्लैक अपना जो रिजलाइन ली है, अगले दिन चाइनीज काउंटर अटैक करना चाहते थे। ऊपर से हुक्म आया था प्रेसिडेंट का, पर इनके लोकल कमांडरों ने मना कर दिया कि हम काउंटर अटैक नहीं करेंगे, इसमें हमारी बहुत कैजुअलिटी हो जाएंगी, बहुत मरे जाएंगे। ये लोग पूरे तैयार हैं ऊपर बैठे हुए। तो आप एक साइकोलॉजिकल एसिडेंसी की बात कर रहे हैं, मतलब यहां तक खबरें हैं। तो साइकोलॉजिकल एसिडेंसी इस तरह बन चुकी है कि अभी चाइना को खुद समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। तो जब वो खुद समझ नहीं आता तो कई बार कैलकुलेटेड रिस्क ले लेता है। तो जो मैं देख रहा हूं, ये मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है टू ए लिमिटेड स्कर्मिश मतलब कि शायद वो कुछ टैंक लाएं, हम टैंक लाएं, टैंकों में फायरिंग होगी, थोड़ा बहुत बढ़ेगा गलवान और इधर मतलब इस इलाके में हो सकता है थोड़ा आउटलुक दिप्सांग में भी चला जाए, हम और हायर कैजुअलिटी इनके ऊपर इन्फ्लिक्ट करें। बिकॉज अभी इनकी आर्मी 1962 की पीपल लिबरेशन आर्मी नहीं है, जो ताजा एक लड़ाई जीत के एक मतलब बैटल हार्ड आर्मी नहीं है। अभी ये बिल्कुल सॉफ्ट आर्मी है। अभी ये ह्यूमन वेव टैक्टिक्स के लिए ना तो उनके पास आदमी है कि एक के पीछे एक आदमी भेजते तो मरते जाएंगे, लाशें हम उठाते जाएंगे। अभी ये तैयार मतलब उस टाइप की लड़ाई ना ये कर सकते हैं, ना ये करेंगे, ठीक है ना। अब इनका निर्भर टेक्नोलॉजी भी है, पर अनफॉर्चुनेटली जो टर्रेन उन्होंने चुना है, उस टर्रेन में इतनी टेक्नोलॉजी काम नहीं करती, ना रडार काम करते हैं, स्नो ब्लिज़र्ड आते हैं, ये आता है, बादल रहते हैं, तो टेक्नोलॉजी 90% ब्लॉक हो जाती है। वहां सिर्फ जवानों की हिम्मत और शौर्य काम आता है, जिसमें हम उनसे बहुत बेहतर हैं। ब्रिगेडियर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि जिस तरह के अभी हालात पूरी दुनिया के अंदर बने हैं पोस्ट कोरोना, जिस तरह से एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव चाइना के ऊपर बना हुआ है, और अभी जिस तरह का फेस ऑफ के बाद भारतीय सेना ने एक जवाब दिया है चाइना को, आपको लगता है कि ये एक अप्रोप्रिएट टाइम है जब हम चाइना को डोमिनेट
चाइना को कुछ इलाकों के अंदर डोमिनेट कर सकते हैं, और जो उनका पुराना एक भ्रम रहा है कि 1962 में जो उन्होंने एक मार लगाई थी भारतीय सेना को, उसके जवाब में आज भी वो हावी हैं। तो उसका जवाब भी हम एक इस मौके का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं दे सकते हैं चाइना को। बिल्कुल, मेरे विचार आपसे बिल्कुल सहमत हैं। हम हमारे देश को अगर एक सुपर पावर बनना है तो ये 1962 के जो एक हमारे सिर पे कलंक है या जो बोल लो उसको लगा है, हमको उसको खत्म करके आगे बढ़ना पड़ेगा। और ये बिल्कुल सही मौका है। कहते हैं जब दुश्मन कमजोर हो वो सही वक्त होता है। इस वक्त तो कमजोर है, इस वक्त वो बातचीत करना चाहता है। ठीक है, हमें बातचीत का पैकेट जारी रखना चाहिए, पर इस वक्त आ गया है, हमें शरेआम तिब्बतन कार्ड खेल देना चाहिए। तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल को आप कर दो, एसएफएफ को छोड़ दो एसएफएफ को तिब्बत के अंदर। कितना क्या कर लेंगे? इस वक्त उनका ईस्टर्न जोन भी खतरे में है, वहां भी फौजें रखनी है। कितना दबा लोगे? जिनजियांग भी उठ जाएगा, सारे उठ जाएंगे। वो मतलब अगर आप मैप पे देखें 70% चाइना तो चाइना नहीं है, असली चाइना 30% है। 70% तो ये 5 ऑटोनोमस रीजन्स हैं जिनके इलाके को उसने जबरदस्ती पकड़ के रखा है। और अगर चाइना तो खत्म हो जाएगा। वो मैप हम इस समय दिखा भी रहे हैं, जहां चाइना ने युआन के अंदर अपना ऑक्यूपेशन किया है, तिब्बत के अंदर ऑक्यूपेशन किया है, ईस्ट तुर्किस्तान के अंदर ऑक्यूपेशन किया है, और उसके साथ साथ में चाइनीज आर्मी जो है उन्होंने ऑक्यूपाइड किया है साउथ मंगोलिया का जो इलाका है उसके अपने इर्द गिर्द में, जिसको बोलते हैं वो। बिल्कुल, इनफैक्ट वहां पे अभी उन्होंने मंगोलियन की जगह चाइनीज कंपलसरी कर दी है। कुछ देर पहले बात है, और मंगोलियन फिर खड़े हो गए हैं। वहां उनको भी गुस्सा है कि हमारी संस्कृति खत्म की जा रही है। तो इन सबका फायदा उठाने का वक्त है अभी का। ठीक है ब्रिगेडियर साहब, आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे रिटायर्ड ब्रिगेडियर राजन जामवाल साहब, जो पूर्व रक्षा विशेषज्ञ भी हैं, और इनका साफ तौर पर कहना है कि इस समय जो हालात बने हुए हैं पूरे दुनिया के अंदर पोस्ट कोरोना के बाद, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय दबाव जो है वो चाइना पर बना हुआ है, और भारत ने जिस तरह से एक अग्रेसिव रोल अपनाते हुए इस वक्त जो ऊंची चोटियां हैं लाइन ऑफ कंट्रोल पर एलएसी के साथ लगती हुई, उन पर कब्जा कर लिया है। तो सामूहिक दृष्टि से इस वक्त अपहैंड जो है वो भारतीय सेना का है, और ये एक ऐसा मौका होगा जब भारतीय सेना 1962 का जो एक कलंक है अपने ऊपर से उसे मिटा सकती है, और उस चीज का बदला ले सकती है जिसमें धोखे के साथ 1962 में भी जिस तरह से चाइनीज पीएलए की आर्मी जो है वो भारतीय सीमा के अंदर घुस आई थी और अक्साई चीन को उन्होंने अपने कब्जे में ले लिया था। और अब उसी विस्तारवादी सोच के साथ वो पिछले 70 सालों से लगातार आगे बढ़ते रहे हैं, लेकिन अब ये मौका आ गया है जब उनकी ना केवल विस्तारवादी नीति को रोकना होगा, बल्कि उन्हें एक ऐसा करारा जवाब भी देना होगा जिसके बाद वो दोबारा इस तरह की हिमाकत करने की हिम्मत यहां पर ना जुटा सकें। मेरे साथ फिलहाल इतना ही, बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।